ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 711, योजनाओं का अगला सेट। मूर्ति के पीछे एक द्वार था जो लगभग 100 मीटर ऊंचा था, जो किसी पर भी हुक लगाने के लिए प्रेरित करता था और पूरी सेटिंग श्रद्धा की छवि को दर्शाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भगवान के घर में प्रवेश करने वाला हो। लेकिन वर्तमान में दरवाजा कसकर बंद कर दिया गया था और उस पर रन बंद थे। यह एक संकेत था कि यह अभी उपलब्ध नहीं था। थंप थंप, 2 घुटनों के जमीन पर गिरने की आवाज गूंजी। जब फेलिसी अपने घुटनों पर गिर गई, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये खुशी से था या दुख से, केवल उसका दिल ही बता सकता था, लेकिन आखिरकार उसने वह खुशी महसूस की जो उसकी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक को देखने के साथ आती है। अपनी आंखों से टॉवर को देखना, और यह उसके हाथों के पहले से कहीं ज्यादा करीब होना चाहिए। और आज उसने आखिरकार वह कर दिखाया जो उसे असंभव के रूप में उपदेश दिया गया था। वह आखिरकार टॉवर के सामने खड़ी थी, और वह भी जीवित से भी ज्यादा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरी पूरी जिंदगी और आखिरकार यह यहाँ है। उसने दम तोड़ दिया, लेकिन अपने कंधों पर एक गर्म हथेली महसूस की क्योंकि उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। उसका चेहरा अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने की शर्मिंदगी से लाल हो गया। मैं ठीक हूँ, फेलिसी ने कहा। मुझे पता है, हेल ने जवाब दिया, क्योंकि उसने उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की और फिर सामने देखने के लिए मुड़ा जहां पहले से ही कुछ अन्य दुनिया के लोग चुपचाप बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमसे पहले ही आ गए हैं, लेकिन जल्दबाजी बेकार है क्योंकि दरवाज़ा अभी तक नहीं खुला है। हेल ने खुद को सोचा क्योंकि उसने बंद गेट को देखा और वह अनुमान लगा सकता था कि बाकी लोग भी इसी का इंतजार कर रहे थे। अभी सूरज बहुत नीचे चला गया था और चांद आसमान में दिखाई देने लगा था। हमें शायद रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए, फिर टावर के दरवाजे खुलने का भी इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह तब तक नहीं होगा जब तक कि हर दूसरी दुनिया के लोग नहीं आ जाते, और इसमें निस्संदेह बहुत समय लगेगा, हेल ने उससे कहा, जिसे फेलिसी ने तुरंत मान लिया। वह इतनी खुली जगह में सोने में असहज महसूस कर रही थी, जहां उसके चारों ओर कई दूसरी दुनिया के लोग बैठे थे। वह पहले से ही अपने शरीर पर कई लोगों की निगाहें टिकी हुई देख सकती थी, लेकिन ये समझ में आता था क्योंकि उस जगह पर कोई और आदिवासी नहीं था। वे सभी दूसरी दुनिया के लोग थे। इसलिए यहाँ एक आदिवासी को देखना, जो कि महिला थी, निस्संदेह आश्चर्यजनक था, लेकिन दूसरी दुनिया के लोगों में काफ़ी अजीबोगरीबता भी थी। फेलिसी के बारे में उनके विचार आसानी से 3 समूहों में विभाजित थे। वे लोग जो यह मनोरंजक पाते हैं कि एक आदिवासी यात्रा से बचकर यहाँ पहुँच सकता है। एक और जो बस परवाह नहीं करता और परेशान नहीं हो सकता। और एक और समूह जो आदिवासी के यहाँ होने को अपमानजनक मानता था। आदिवासी वास्तव में इस क्षेत्र के मालिक हो सकते हैं, लेकिन अंतहीन वर्षों से किसी भी आदिवासी ने कभी भी टॉवर पर अपनी नज़र नहीं डाली है। ये सिर्फ दूसरे दुनिया के लोगों के लिए एक अभयारण्य की तरह था। लेकिन अब यहाँ एक आदिवासी को देखना बहुत निराशाजनक था और बहुत गलत लग रहा था। लेकिन हेल पहले से ही इसका अनुमान लगा सकता था, और कुछ सेकंड से भी कम समय बाद वह और फेलिसी समूह से दूर चले गए और दूर देवदार के पेड़ों के बीच चले गए, जहां उन्हें कुछ साफ सुथरी नक्काशीदार चट्टानों के बीच रहने लायक जगह मिली। शायद इस जगह के आसपास पहले दूसरे दुनिया के लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई कोई चीज़। कुछ गुफाओं में पाई जाने वाली लकड़ियों से आग जलाकर जल्दी से एक छोटी सी लौ बनाई गई, जिससे उस क्षेत्र में थोड़ी गर्मी फैल गई और फेलिसी के शरीर को प्रभावित करने वाली जानलेवा ठंड दूर हो गई। आप जानते हैं कि यह अचानक भाग नहीं जाएगा, चाहे आप इसे कितना भी घूरें, हेल ने ठहाके लगाते हुए कहा, क्योंकि फेलिसी ने आखिरकार टॉवर से अपनी नज़र हटा ली और फिर उसकी मनोरंजक मुस्कान पर मुस्कुराए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कुछ मार्शमेलो निकाले जिन्हें उसने एक छड़ी में डुबोया और फिर धीरे धीरे आग की लपटों के साथ उसे गर्म किया। हेल को भी पास करते हुए उसने भी आग की लपटों पर उसे गर्म करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके पास वर्तमान में करने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, केवल आग की लपटों की चटकने की आवाज़ थी, और जल्द ही मार्शमेलो तैयार हो गए। हेल ने फेलिसी के मना करने के बावजूद उसे सब कुछ वापस दे दिया, लेकिन उसकी बात अनसुनी हो गई। भोजन उसके लिए बहुत अजीब था, उसे वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे और उसकी ऊर्जा की बर्बादी लगे। वे अब आकर्षक नहीं रह गए थे। इससे फेलिसी को अकेले ही बहुत सारा भोजन खाना पड़ा। 3 घंटे से भी कम समय में मार्शमेलो खत्म हो गए और रात भी अपने सबसे काले दौर में पहुंच गई। तो ये है? फेलिसी ने घबराकर पूछा। उसकी उंगलियां घबराहट में एक दूसरे से टकरा रही थीं। हाँ, अनुबंध पूरा हो गया है। तुमने मुझे टॉवर के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया और बदले में मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करता हूं, और अब हम दोनों ठीक हैं। मैं टॉवर के ठीक सामने हूं और तुम्हें एक भी जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है, एक बाल भी नहीं। इससे हमारा अनुबंध पूरा हो जाता है। अब तुम शैतान से मुक्त हो, हेल ने मजाक किया, जिससे फेलिसी जोर से हंस पड़ी।
लेकिन उसे अभी भी महसूस हो रहा था कि उसकी हंसी अभी भी उतनी ठोस नहीं थी जितनी कि आमतौर पर होती थी, और वह अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। तो बताओ, तुम यहाँ से आगे क्या करोगी? हेल ने पूछा, जब फेलिसी ने टॉवर की ओर सिर घुमाने से पहले आह भरी। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी नजर थी। यह असंभव होगा, हेल ने तुरंत जवाब दिया। उसने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमाईं और उसे घूरते हुए एक बार फिर उदास होकर आह भरी। मुझे पता है, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी। फेलिस ने उसी जिद्दी भाव के साथ उत्तर दिया जैसा उसने शुरुआत से किया था, जिसे उसके चाचा भी नहीं रोक सकते थे और जिसे जेरास नहीं जानता था कि उसका कोई प्रयास उसका मन बदल सकता है। वह स्वाभाविक रूप से जिद्दी व्यक्ति थी, जिसे मौत की धमकी भी रोक सकती थी। मारे जाने पर किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता और यह आश्चर्यजनक नहीं होगा। हर कोई जानता है कि टॉवर पर जाने वाला कोई भी आदिवासी कभी जिंदा वापस नहीं लौटता, इसलिए उसकी मौत कुछ भी नहीं होगी जो उनके विश्वास को और भी ज्यादा पुष्ट करेगी। अंत में क्या सब कुछ व्यर्थ नहीं हो गया होगा? तुम क्या सुझाव देते हो? फेलिसी ने अचानक उससे पूछा। चूंकि जेरास ने ये सब कहने की परवाह की, इसलिए निश्चित रूप से उसके मन में उसके लिए एक योजना थी। वे दोनों उसे केवल शब्दों से डराने के समय से आगे निकल चुके थे। सामान्य तौर पर जब से हम यहाँ आए हैं और अनुबंध पूरा हो चुका है, मुझे तुमसे बहुत पहले ही अलग हो जाना चाहिए था। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि तुम टॉवर में प्रवेश करोगी या तुम वापस कैसे यात्रा करोगी, ये पूरी तरह से मेरे ऊपर नहीं है। यह अनुबंध में नहीं बताया गया था, तुम्हें पता है, जेरास ने उससे गंभीरता से कहा, जिसके परिणामस्वरूप फेलिसी ने सिर हिलाया। वह वास्तव में सही था। हालांकि उन्होंने अनुबंध स्थापित किया था, लेकिन केवल इतना उल्लेख था कि जेरास को टॉवर की यात्रा के दौरान उसकी रक्षा करनी थी। उन दोनों ने कभी वापस आने की बात नहीं की। बेशक फेलिसी जानती थी कि जब उसने अनुबंध लिखा था तब वह अपने आप वापस नहीं लौट सकती थी, लेकिन उसे लगा कि अगर उसने बहुत ज्यादा पूछा तो जेरास अनुबंध को अनदेखा कर देगा और वह अब तक सब कुछ खो चुकी होगी। इसलिए उसने केवल इतना कहा था कि उसे उम्मीद थी कि वह इसे भूल जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जेरास शर्तों के प्रति सचेत था। लेकिन मैं तुम्हें एक और मदद देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा के दरवाजे तक सुरक्षित वापस ले जाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें यहाँ तक सुरक्षित वापस ले आया हूँ। अब जब मैं पहले ही रास्ता तय कर चुका हूँ तो वापस लौटना तेज हो जाएगा। मैं एक बार फिर तुम्हारे साथ वापस जाने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा होता है तो तुम वह कर पाओगे जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। सभी को गलत साबित करो और उन्हें दिखाओ कि एक आदिवासी भी टॉवर तक जा सकता है और जिंदा वापस आ सकता है। तुम्हारे निराश चाचा की प्रार्थनाएं आखिरकार सुनी जाएंगी और तुम वह हीरो लाइफ जी सकोगे जो तुम हमेशा से चाहते थे। और सब कुछ हमेशा के लिए खुशी से खत्म हो जाएगा, जेरास ने मजाक में साथ ही बहुत गंभीरता से कहा। इतनी सारी यात्राओं के बाद फेलिसी को यहाँ मरते देखना बेकार होगा। वह अपने चाचा के पास वापस नहीं लौटना चाहता था और इतिहास को उस बेचारे बूढ़े आदमी के साथ दोहराना नहीं चाहता था। वह पहले ही अपने भाई को जाते हुए देख चुका था और बदला लेने की कोशिश में वह लगभग अपंग हो गया था। क्या होगा अगर उसे अपने भाई की बेटी को भी ठीक उसी तरह मरते हुए देखना पड़े? क्या यह उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं होगा? क्या ये सबसे भयानक भाग्य में से एक नहीं था जिसे कोई भी कभी देख सकता है? यही कारण था कि जेरास आखिरी बार उसकी मदद करने के लिए तैयार था। इसमें उसे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, और अब जब वह वापस जाने के रास्ते से अधिक परिचित हो गया था तो यह यहाँ आने से भी अधिक सरल होगा, जो कि जरूरी नहीं कि उतना बुरा भी हो। कम से कम उसने इससे भी बदतर चीजें देखी थीं। जेरास की योजना के अनुसार फेलिसी केवल चिंगारी की लपटों की ओर वापस जा सकती थी और जेरास उसकी नारंगी आंखों में जलती हुई लपटों की छवि देख सकता था। वह बस चुप हो गई, करीब 5 मिनट तक बिना किसी प्रतिक्रिया के। फिर वह जेरास को देखने के लिए मुड़ी, जो अभी भी उसे अपनी भौहों को ऊपर उठाए हुए घूर रहा था। और धीरे धीरे फेलिसी ने अपनी आंखें उससे हटा लीं और फिर अपने बालों के दाहिने हिस्से को छुआ। चांदी जैसे सफ़ेद बाल उसकी हथेलियों पर फैले हुए थे। फिर वह जेरास को देखने के लिए मुड़ी। तुम्हारे पास इसके लिए क्या स्पष्टीकरण है? उसने उससे पूछा, जबकि जेरास ने चांदी जैसे सफ़ेद बालों को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ी। पूरे 1 हफ्ते के बाद भी जेरास अभी भी एक व्यवहार्य विकल्प के बारे में नहीं सोच पाया था कि उसके बालों के एक हिस्से का रंग क्यों बदल गया। यह उसके लिए भी उतना ही रहस्यमय था। सच में उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन वह अभी भी नहीं देख पाया कि इसका उसके अपने प्रस्ताव से कोई लेना देना कैसे था। लेकिन फिर भी उसने जवाब खोजने के लिए हामी भर दी। अध्याय 713, फेलिसी की कुटिल योजना। आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि यह निस्संदेह आपसे है। ये किसी न किसी तरह से आपसे संबंधित है। तो आपके पास निश्चित रूप से इसका उत्तर होना चाहिए, फेलिसी ने उसे उत्तर दिया, जिसके परिणामस्वरूप जेरास ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। मुझे पता है कि ऐसा क्यों होता है, और मुझे पता है कि ऐसा अब तक 2 लोगों के साथ हुआ है, तुम और तुम्हारे पिता। तुम दोनों ही ऐसे हो जिन्होंने किसी दूसरे दुनिया के व्यक्ति के साथ इतना समय बिताया है।
शायद तुम आदिवासियों और हम दूसरे दुनिया के लोगों के बीच किसी तरह का जादुई प्रभाव है। और तुम्हारे सफ़ेद बाल शायद मेरे द्वारा जादुई रूप से प्रभावित होने के कारण हुए होंगे। इसलिए तुम्हारे बाल भी मेरे जैसे ही सफ़ेद हैं। तुम्हारे पिता के बाल भी दूसरे दुनिया के व्यक्ति से अलग हो गए होंगे। सरल। फेलिसी के बालों को छोड़ते ही जेरास ने जल्दी से अपना सबसे संभावित उत्तर बना लिया, जो उसके कंधे पर फिसल रहे थे। ये केवल एक अनुमान है, यह जरूरी नहीं कि सही हो। जेरास के कंधे उचकाने पर उसने उत्तर दिया, सही हो या गलत, तुम्हारे बालों के रंग की परवाह किसे है, फेलिसी? क्या इसका किसी चीज से कोई लेना देना है? उसने उससे पूछा और उसकी अपेक्षा के विपरीत उसने सिर हिलाया। हाँ, ये सच है। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है कि मेरे जवाब टावर में मिल जाएंगे। तुम सिर्फ खुद को टावर में घुसने का कारण दे रहे हो, जेरास ने तथ्यात्मक रूप से कहा। ऐसा क्यों है कि आदिवासी कभी भी टावर में घुसते नहीं हैं? टावर हमारे दायरे में है, हमारी दुनिया में। हमें आप जैसे दूसरी दुनिया के लोगों को हमारी दुनिया में आते हुए, हमारे टावर में मौजूद हर चीज को लूटते हुए क्यों देखना पड़ता है? और तुम सब हमारे आसपास दबंगई से पेश आते हो, जैसे कि यह क्षेत्र तुम्हारा है। टावर तुम में से किसी का नहीं है, ये हमारा है। यह मेरा है। मुझे उस चीज तक पहुंचने से क्यों रोका जाएगा जो मेरी है? ये कैसे उचित है? फेलिसी ने अचानक उस पर चिल्लाया और जेरास ने अचानक भड़कते हुए भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन उसका गुस्सा जल्द ही शांत हो गया और फिर जेरास का जवाब आया। अब तक तुमने कितनी यात्रा की है और कितना कुछ देखा है। मेरा मानना है कि तुम्हें ये समझने का उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए था कि इस दुनिया में निष्पक्ष शब्द का अस्तित्व नहीं है। और यहाँ तुम निष्पक्षता के बारे में बहस कर रही हो। कोई निष्पक्षता नहीं है फेलिसी, केवल ये तथ्य है कि तुम टावर में खुद की रक्षा करने के लिए बहुत कमजोर हो और वहाँ लोग तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। तुम मुझ पर जितना चाहो चिल्लाओ, इससे कुछ नहीं बदलता। उसने उसके साथ क्रूरतापूर्वक ईमानदारी से उत्तर दिया। अच्छा बनने और शब्दों का उपयोग करने का कोई फायदा नहीं था। वास्तविकता क्रूर होगी, इसलिए जेरास इसे इससे बेहतर क्यों बनाएगा? तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, है न? तो मैं तुम्हारे उस उपकार को किसी और चीज में बदलना चाहता हूँ। सुनिश्चित करो कि मैं टावर में प्रवेश करने में सक्षम हूँ। यदि तुमने मुझे टावर में प्रवेश करने की अनुमति दी है, तो मैं और तुम अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाओगे। मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, नहीं मैं कभी तुमसे मिला हूँ। और मैं तुम्हारे लिए कभी अस्तित्व में भी नहीं था, फेलिसी ने पूरे विश्वास के साथ कहा, जबकि जेरास की आंखें सदमे और अनिश्चितता में चमक रही थीं। फेलिसी ने जिस तरह से ये शब्द कहे थे, ये बहुत ठंडा था और बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जेरास फेलिसी के सामने नहीं बैठा था, बल्कि कोई और व्यक्ति था। एक बहुत ठंडा और अविश्वसनीय रूप से बदला लेने वाला व्यक्ति। यह एक अचानक और रहस्यमयी बदलाव था। तुम टावर में मर जाओगी, फेलिसी। तुम यह उतना ही जानती हो जितना मैं जानता हूँ। और मान लो कि तुम किसी चमत्कारिक तरीके से बच भी गई। तुम वापस कैसे लौटोगी? तुम इतनी दूर तक नहीं चल सकती। ऐसी जगहें हैं जिन्हें तुम अकेले पार नहीं कर पाओगी। इसका मतलब है कि तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगी। तुम कैसे करोगी फेलिसी? ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हें बस मुझे टावर में ले जाना है और बस इतना ही, फेलिसी ने कहा, जबकि जेरास की आंखों में अचानक ठंडे शब्दों की एक अजीब सी चमक थी, लेकिन जल्दी ही उसके सदमे की जगह एक मुस्कान ने ले ली जैसे ही वह अपनी सीट से उठा। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। सुनिश्चित करें कि आप टावर में प्रवेश करें और जैसा कि आप चाहते हैं, हम फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे या एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे, जेरास ने उत्तर दिया, फेलिसी के बैग को अपनी स्थानिक अंगूठी से हटाते हुए, और धीरे धीरे टावर की दिशा से दूर दूर के पेड़ों में चले गए। फेलिसी की आंखें उसकी पीठ पर टिकी रहीं जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। फिर उसने वापस उस जगह को देखा जहां वह पहले बैठा था। उसके हाथ मुट्ठी में बंद हो गए और उसकी हथेलियों में गड़ गए। मेरे पिता ने अच्छी इच्छा से एक अन्य दुनिया के व्यक्ति के साथ चले गए और वह कभी वापस नहीं आया। मेरी माँ उसके बिना जीने में असमर्थ दिल के दर्द से मर गई। मेरे चाचा ने कभी किसी से शादी नहीं की, बस इसलिए कि वह मेरे लिए ठीक से पिता बन सके। उनका दिल एक बार भी शांत नहीं हुआ और हमेशा मेरे लिए डरता रहा। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, वह सबसे पहले आप अन्य दुनिया के लोगों के कारण है। अगर आप सभी ने हमें अकेला छोड़ दिया होता तो मेरा जीवन परिपूर्ण होता। मैं अपने पिता को अपनी आंखों से देख पाती, मेरी माँ अभी भी जीवित होती, मेरे चचेरे भाई बहन और भतीजे होते, मेरे लोगों को कभी भी आप सभी के डर में नहीं रहना पड़ता, और जो लोग आप लोगों के मूर्खतापूर्ण संघर्षों के कारण एक तरह से मर गए थे, वे सभी अभी भी जीवित होते। आप सभी मेरे और मेरे लोगों के दर्द के कारण हैं। आप सभी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, और मैं भी यही करूंगी। मैं टावर में प्रवेश करूंगी और अपने सभी उत्तर प्राप्त करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सुनिश्चित करूंगी कि आप में से कोई भी इस क्षेत्र से जीवित न निकल पाए, और यह आखिरी बार होगा जब कोई भी अन्य दुनिया का व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
फेलिसी अपने सिर के अंदर घूम रही थी, खून की आवाज़ धीरे धीरे बर्फ में टपक रही थी जो खामोशी में गूंज रही थी। इसका स्रोत ये था कि उसने अपनी मुट्ठी को अपनी हथेलियों में कसकर बंद कर लिया था। लेकिन जल्द ही उसने अपने गुस्से को काबू में किया और विचारों को दूर करते हुए एक संकेत दिया। जल्द ही। अध्याय 714 सीढ़ियां चढ़ना 1। पूरी दुनिया में अजीब सी आवाज़ जोर से चमकती हुई सुनी जा सकती थी। उसके बाद पूरे आसमान में एक अविश्वसनीय रूप से चमकदार रोशनी चमकती हुई लगभग पूरी दुनिया में दूसरा सूरज दिखाई देने जैसा था। उस पल में सैकड़ों निगाहें तुरंत आसमान की ओर देखने लगी, उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। आखिरकार समय आ गया है। जंगल में पूरे पेड़ों के हिलने और बेतहाशा फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। उसके बाद एक व्यक्ति के जोर से सांस छोड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ज़ेरास के शरीर में बिजली की तरह हड्डियां चटकने लगीं। जैसे ही ज़ेरास अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसकी आंखें सीधे दूर की ओर देख रही थीं, जहां सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही थी। बहुत समय लग गया, उसने अपने आप से सोचा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने कपड़े वापस पहन लिए। उन्हें यहाँ आए हुए करीब 14 दिन हो चुके थे और अब जाकर टावर दिखाई दे रहा था। पूरे 2 हफ्ते इंतजार करते हुए बीत गए थे, लेकिन ज़ेरास कुछ नहीं कर रहा था। मन की क्षमता छिन जाने के बाद ये बिना मन के उपयोग के अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करना सीखने का सही अवसर था। उसने अपनी शारीरिक युद्ध शक्ति में मौजूद हर एक कमी को दूर कर लिया था, उस पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करना अच्छी तरह से सीख लिया था और पूरे 2 सप्ताह का प्रशिक्षण निश्चित रूप से इसके लायक था। उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी जब वह सीधे टॉवर की ओर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन आखिरी सेकंड में उसकी आंखें चमक उठीं जब उसे 2 हफ्ते पहले की घटना याद आई। उसने तुरंत ही बल की मात्रा बदली और फिर सीधे दूर की ओर देखने लगा, हवा में गड़गड़ाहट करते हुए एक खास क्षेत्र के पास पहुंच गया। ज़ेरास के पैरों के नीचे की बर्फ धंस गई जब वह जमीन पर उतरा और दूर पूर्वी दिशा की ओर मुड़ा, जहां उसे उसकी आकृति दिखाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि फेलिसी थी। जब से उनकी आखिरी बार मुलाकात हुई थी, जो लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है, ज़ेरास ने उसे नहीं देखा था। ऐसा नहीं है कि वह तब से उस जगह पर लौटा था। ज़ेरास, हम अब चलते हैं, ज़ेरास ने जवाब दिया और टॉवर की ओर आगे बढ़ना शुरू किया, फेलिसी के पास से गुजरते हुए और खुले मैदान की दिशा में जंगल के बीच गायब हो गया। इसके बारे में ज्यादा सोचे बिना फेलिसी ने उस गुफा क्षेत्र पर एक आखिरी नज़र डाली, जहां उसने अपना बैग रखा था और तुरंत उसके पीछे चलने से पहले दृढ़ संकल्प के साथ सांस ली। उसने 2 सप्ताह पहले ही अपनी पसंद बना ली थी, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। खुले मैदान में पहुंचकर ज़ेरास ने उन 200 के करीब अन्य दुनिया के लोगों को देखा और टॉवर की ओर मुड़ते हुए उसने पिरामिड में बड़े सुनहरे दरवाजे को चमकते हुए देखा, जो टॉवर के खुलने के संकेत दे रहा था। कुछ अन्य दुनिया के लोग पहले से ही सीढ़ियों के बीच में खड़े थे, दरवाज़ा खुलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जल्दी ही ज़ेरास ने सभा में कुछ अजीब देखा। सामने के दरवाजे पर कुछ अल्पसंख्यक खड़े थे, लेकिन उनके पीछे करीब 10 मीटर की अतिरिक्त जगह थी, इससे पहले कि अन्य दुनिया के लोगों का बाकी समूह खड़ा दिखाई दे। 10 मीटर की जगह को देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं, और जब उसने सबसे आगे खड़े एलियंस के समूह को देखा तो और भी सिकुड़ गईं। लगता है मुझे जल्द ही कुछ लोगों को मारना पड़ेगा, ज़ेरास ने कहा, और उसकी चांदी जैसी आंखें एक बेहद जानलेवा आभा के साथ चमक उठीं और वह सीढ़ियों की ओर चला गया। फेलिसी तेजी से उसके पीछे चल रही थी, जबकि जो लोग देर से पहुंचे थे उन्होंने बस लाइन के सबसे दूर वाले छोर पर रहने का फैसला किया। ज़ेरास लाइन के अंत में पहुंचा और तुरंत सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया, जो पहले से ही अन्य दुनिया के लोगों से भरी हुई थीं। अरे अंधे कचरे के टुकड़े, तुम यहाँ हम सभी पर चल नहीं सकते। अगर तुम देर से आए तो तुम पीछे रहो, एक मजबूत अन्य दुनिया के व्यक्ति ने कहा, जो एक छोटे टाइटन की तरह दिख रहा था, फिर भी उसकी आवाज़ एक दहाड़ की तरह थी, जिसने लाइन में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और वे ज़ेरास की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने से खुद को रोक नहीं पाए। उसकी अजीबता के कारण उनकी आंखें चमक उठीं, लेकिन जिस चीज़ ने उनका ज़्यादातर ध्यान खींचा वह उसके पीछे फेलिसी थी। ओह, तुम अपनी छोटी गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ लाए हो, है न? एक साधारण नश्वर टॉवर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम मूर्ख हो? एक और ने बीच में टोका, और फिर उसकी नज़र आगे की पंक्तियों पर भी है। वह खुद को कौन समझता है? 10 स्वर्ग श्रेणी के विलक्षण लोगों में से एक। कितना बेवकूफ़ है वह आदमी जिसने पहले आवाज़ लगाई थी, वह कह रहा था जब ज़ेरास की आंखें आखिरकार उसकी ओर मुड़ी तो उसका खून तुरंत ठंडा हो गया। वे सूक्ष्म नीली आंखें अविश्वसनीय रूप से ठंडी और घातक थीं, और ज़ोरगा उनसे निकलने वाली अत्यधिक जानलेवा आभा को महसूस कर सकता था, जो उसे बता रही थी कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसे पहले ही मृत घोषित कर दिया है। मर जाओ, एक जंगली जानवर की तरह ज़ोरगा ने दहाड़ते हुए ज़ेरास के चेहरे की ओर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। पूरे स्थान के चारों ओर की हवा भारी रूप से हिल गई, जिसके परिणामस्वरूप लगातार ध्वनि बूम हुए और पूरी भीड़ तुरंत उड़ गई। एक ऐसी जगह जहां कोई केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर सकता है। ज़ोरगा, जो एक जन्मजात बर्बर था,
निस्संदेह उसके अपने फायदे थे और उसकी ताकत उन साधारण साधकों के लिए चौंकाने से ज्यादा कुछ नहीं थी जो केवल मन का उपयोग करके मजबूत होते हैं। मुट्ठी को इतनी ताकत से जेरास की ओर आते देखकर ये पक्का था कि युवक को कुचल दिया जाना तय था, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे बदल गए जब उन्होंने देखा कि जेरास की हथेली तुरंत मुक्का मारने की ओर बढ़ गई, उसके ऊपर से फिसल गई और फिर थप्पड़। जरा की हथेली ने धीरे से मुट्ठी को उसके ऊपर से थपथपाया, जिससे मुट्ठी सीधे जाने के बजाय नीचे खिसक गई और फिर जोरगा ने महसूस किया कि अचानक उसके शरीर में आगे की ओर झटका लगा, जब उसके मुक्का मारने की दिशा आखिरी सेकंड में अजीब तरह से बदल गई और उसका सिर जेरास के पैरों की ओर चला गया। धीरे से युवक ने अपने घुटने ऊपर उठाए और फिर अध्याय 715 सीढ़ियां चढ़ना 2। शॉकवेव की एक भयानक लहर आगे बढ़ी जिसने चारों ओर मौजूद सभी लोगों के बालों को झकझोर दिया, क्योंकि उसका घुटना जोरगा के चेहरे पर जोर से टकराया। खोपड़ी के टूटने की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी और फिर एक और भी तेज दरार की आवाज आई जब मस्तिष्क पदार्थ पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिससे साधकों की सांसें तेज हो गईं, जिन्होंने महसूस किया कि रक्त और मस्तिष्क पदार्थ उनके कपड़ों पर छलक रहे हैं। बैंग! बेजान जोरगा का शरीर जमीन पर गिर गया, उसकी गर्दन से ऊपरी हिस्सा टूटकर एक गूदा बन गया था, जहां लाल रंग के साथ मिश्रित अजीब तरल पदार्थ लगातार उस जगह पर बरस रहे थे जिसे केवल उसका सिर कहा जा सकता था। एक साधारण चाल में बीमार करने वाली ताकत वाला तथाकथित बर्बर अब सिर के बिना जमीन पर मृत पड़ा था। तुरंत ही सभी अन्य दुनिया के लोग उसके लिए एक तरफ हट गए और जोरगा की लाश की परवाह किए बिना वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। उसके तुरंत बाद फेलिसी ने महसूस किया कि उसका सीना लगभग उसके सीने से बाहर निकल रहा था, क्योंकि उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं, जोरगा की लाश को देखने में असमर्थ थी। अभी उसे घृणा से उल्टी करने जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह भी ऐसा करने की आखिरी चीज थी। वह पहले से ही अन्य दुनिया के लोगों के लिए कमजोर थी, और कमजोरी दिखाना कुछ ऐसा नहीं है जिसकी अनुमति है या उसकी यात्रा केवल बदतर हो जाएगी। उसके सामने का रास्ता पहले से ही साफ हो चुका था। जेरास आगे बढ़ गया, फिर भी जब वह अन्य दुनिया के लोगों के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंचा तो गेट के ठीक सामने खड़े वास्तव में पूर्ण प्रतिभाशाली लोगों से 10 मीटर पीछे पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि वह रुक जाएगा। लेकिन जब उन्होंने जेरास को 10 मीटर की दूरी पार करते हुए देखा और शीर्ष पर मौजूद प्रतिभाशाली लोगों के समूह की ओर आगे बढ़ना शुरू किया तो सांसों की आवाज गूंज उठी। वह शीर्ष 10 स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोगों को चुनौती दे रहा है। आखिर वह कौन है? दूसरी दुनिया के लोगों की बड़बड़ाहट अविश्वसनीय रूप से तेज थी और यह शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए भौहें उठाकर पीछे देखने के लिए पर्याप्त था। तभी उन्होंने जेरास को अपनी ओर आते हुए पाया। कितना दिलचस्प है! जिज्ञासा और उपहास से भरी हुई बड़बड़ाहट एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से गूंजी। जेरास की ऊंचाई के आसपास का एक युवक, लेकिन ज्वलंत लाल बाल, आंखें और भौहें। उसने कोई ऊपरी वस्त्र नहीं पहना था, जिससे उसका अविश्वसनीय रूप से विकसित ऊपरी शरीर दिखाई दे रहा था, और उसकी आंखें जानलेवा आभा के अंतहीन घूमते भंवर के अलावा कुछ नहीं थीं। प्रिय ताओवादी भाई, कृपया जहां हो वहीं रुक जाओ, और अगर तुम अपनी जान नहीं खोना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। इस बार आदेश एक अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति से आया, जिसके दोनों हथेलियां एक दूसरे को छू रही थीं और उनके चारों ओर एक बड़ा नकली मनका पहना हुआ था। उसकी आंखें पुतलियों के बिना भूतिया सफेद थीं और उसने एक सफेद रंग का भिक्षु वस्त्र पहना हुआ था जो धार्मिकता की आभा थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जेरास बहरा हो गया था, क्योंकि वह उनकी ओर आगे बढ़ता जा रहा था और जेरास के न रुकने पर फेलिसी भी नहीं रुकी, भले ही उसके पैर डर से हल्के से कांप रहे थे। उसके सामने 10 लोगों की आभा उसे ऐसा महसूस करा रही थी मानो उसका दम घुट रहा हो, और समय बीतने के साथ साथ यह भावना और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन अचानक जेरास ने अपना सिर पीछे घुमाया, फेलिसी को देखा जिसकी थकी हुई अभिव्यक्ति से कुछ पता चल रहा था, और फिर उसने अपनी नज़र शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों पर घुमाई, जिनमें से अधिकांश उस पर व्यंग्य कर रहे थे। बेशक वे बता सकते थे कि फेलिसी सिर्फ एक साधारण नश्वर थी, और चूंकि कोई आदिवासी यहाँ नहीं आ सकता था तो उसे जेरास द्वारा यहाँ लाया गया होगा। इसका मतलब था कि किसी न किसी तरह से वह जेरास से बहुत करीब से जुड़ी हुई थी, और उन दोनों को प्रेमी कहना गलत नहीं होगा। किसी पुरुष को नाराज करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि उसकी पत्नी पर दिमाग सुन्न करने वाला दबाव डाला जाए। ये सबसे अच्छा तरीका था जिससे वे जान पाते कि उनका प्रतिद्वंद्वी किस तरह का व्यक्ति है। उनके हाव भाव देखकर जेरास के होंठों से एक आह निकली, उसके मुंह से सफेद धुआं निकल रहा था। फिर उसने तुरंत अपनी नज़र उन पर घुमाई और फिर दहाड़! पूरी दुनिया में एक कान बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी। शक्तिशाली शॉकवेव शीर्ष 10 प्रतिभाओं की ओर तेजी से बढ़ रही थी, जबकि स्वर्ग को हिला देने वाली आभा आसमान में फैल गई। परिणामस्वरूप प्रतिभाओं ने तुरंत उस आभा को पुनः प्राप्त कर लिया जिसका उपयोग वे फेलिसी पर दबाव डालने के लिए कर रहे थे, और शॉकवेव से खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से भड़क उठे, जिससे फेलिसी अपने आप शरीर को तोड़ने वाले दबाव से मुक्त हो गई। फिर भी ये तब तक बेकार था जब तक जेरास का मुंह उसकी दहाड़ से टुकड़ों में बिखर नहीं गया।
जमे हुए स्थानों की शक्ति क्रूर शक्ति के साथ अन्य प्रतिभाओं पर प्रहार कर रही थी, जिन्होंने महसूस किया कि उनके पैर जमीन में धंस रहे थे और उसमें से घाटियां निकल रही थीं। भले ही उन्होंने खुद को स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन यह असंभव था। अजीब बात यह है कि शक्तिशाली दहाड़ ने केवल उन सभी शीर्ष 10 प्रतिभाओं को प्रभावित किया जिनका ज़ेरास सामना कर रहा था, जिससे शीर्ष 10 को उसकी दहाड़ की पूरी शक्ति का सामना करना पड़ा। पूरे 30 सेकंड तक जीनियस के पैर जमीन से टकराते रहे, जब तक कि वे सभी टॉवर के दरवाजे पर अपनी पीठ नहीं पटक देते, और फिर दहाड़ धीमी हो गई। सदमा, शांति। उनके नीचे मौजूद दूसरे दुनिया के लोगों को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। एक आदमी की दहाड़ से शीर्ष 10 स्वर्गीय चमत्कार अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर खिसक गए। आखिर वह कौन था? आखिरकार जीनियस खुद को उस दरवाजे से दूर ले गए जहां वे सभी दबे हुए थे और वे सदमे में ज़ेरास को घूर रहे थे। उनमें से कोई भी याद नहीं कर पा रहा था कि वह कौन था। सूची में चांदी के बालों वाले जीनियस का कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो वह कौन था? रुको और घूमो। ज़ेरास की शांत आवाज़ उन सभी को सुनाई दी। जब वह आगे बढ़ा, खुद जीनियस से कुछ मीटर की दूरी पर दिखाई दिया, और उसकी आंखों ने एक ही समय में उनमें से प्रत्येक को देखा। उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान फैल गई जो उसके कानों तक फैल गई। अगर मैं मना करूं तो तुम में से कौन मुझे रोक सकता है? ये सवाल, जो कि बहुत ही घृणा से भरा हुआ था, पूरे इलाके में गूंज उठा और सभी के जबड़े हैरानी से खुले रह गए, और जो सबसे ज्यादा हैरान थे वे कोई और नहीं बल्कि शीर्ष 10 थे। कचरा। उनमें से किसी को भी जन्म से ही यह शब्द नहीं कहा गया था, और उनकी उम्र में एक व्यक्ति ने उन्हें कचरा कहने की हिम्मत की। अध्याय 716। पागल। उसे हमेशा से इससे नफरत थी। यह उसके लिए एक अभिशाप था, और वह ये था कि लोग दूसरों की तुलना में खुद को राजा मानते थे। ये हमेशा कुछ ऐसा था जो ज़ेरास के मुंह पर बुरा स्वाद छोड़ता था। बेवकूफ़ पदानुक्रम हमेशा मौजूद रहता है, चाहे अवसर कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, और ऐसा लगता था कि भगवान के टॉवर की घटना भी अपवाद नहीं थी। उनका मानना था कि वे स्वर्गीय चमत्कार थे जिन्हें गेट के सबसे आगे खड़े होने का अधिकार था, जबकि कुछ लोग केवल अंत में खड़े हो सकते थे। उनका सवाल सरल था, हर कोई एक ही जगह पर क्यों नहीं खड़ा हो सकता? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? बेवकूफ़ पदानुक्रम क्यों? और जब उन्होंने उसे रुकने और वापस जाने के लिए कहा, उसे रुक जाना चाहिए और वापस जाना चाहिए, उनके लिए। वे सभी ब्रह्मांड रैंक पर कचरे के टुकड़े थे और सदियों से भी पुराने थे। वह 30 साल से कम उम्र में पहले से ही अमर रैंक पर है, और फिर भी वह जिस भी प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलता था, वह हमेशा उसे नीची नज़र से देखता था। ज़ेरास ये समझने में विफल रहा कि वे कैसे प्रतिभाशाली कहलाने के योग्य हैं। यहाँ तक कि वह खुद भी किसी राजा की तरह अपने कंधे पर हाथ रखकर नहीं घूमता। तो ताकत और क्षमता के मामले में उससे भी कमतर लोग कंधे पर हाथ रखकर क्यों घूमते हैं? यह उसके लिए बहुत बुरा है, और जबकि वह वही कर सकता था जिसमें वह अच्छा था, जो कि उनकी मूर्खता को अनदेखा करना था, ज़ेरास के लिए इस मूर्खता को अनदेखा करना मुश्किल था। वह उनकी अंधी आंखों को चौड़ा करने और उनमें डर पैदा करने के लिए उनमें से कुछ को मारने वाला था। बस हो गया। अंत में लाल बालों वाला युवक, जिसने स्थिति को दिलचस्प पाया था, तुरंत ज़ेरास की ओर तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथों में एक खंजर दिखाई दिया जिसे उसने ज़ेरास की गर्दन की ओर तेजी से आगे बढ़ाया। खंजर एक चमकदार लाल ऊर्जा प्रकाश के साथ चमक उठा, जिसने दिखाया कि वह अपने मन का दोहन करने में भी सक्षम था, भले ही क्षेत्र के कानूनों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। और गुस्से में ज़ेरास भी तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही उसका दाहिना हाथ उसकी पीठ पर आया, उसके हाथ उन भयानक नसों से दुगने आकार के हो गए जो उन पर दिखाई दे रही थीं। मर जा। ज़ेरास के मुंह से एक पाश्विक दहाड़ निकली। हालांकि युवक का खंजर निस्संदेह पहले उसकी छाती तक पहुंचता, ऐसा लग रहा था जैसे ज़ेरास उसे देख नहीं पाया और अपनी पूरी ताकत से उसे बाहर निकाल दिया। ज़ेरास की हथेली ने उसके सामने की जगह को संकुचित करते हुए हवा को पागलों की तरह हिला दिया, सुनहरे दरवाजे की ओर जोर से टकराया और उसे मारने से बस कुछ इंच पहले रुक गया। जो कान चीर देने वाली आवाज़ गूंज रही थी, वह धरती के ऊपर फेंके गए परमाणु बम की तरह थी, जो शॉकवेव के फैलने से पहले जोर से और स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। ज़ेरास धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, इससे पहले कि वह अपनी उबी हुई आंखों को लाल रंग के युवक की ओर घुमाए जो थकावट में उबकाए ले रहा था। तुम चकमा दे गए, काय। ज़ेरास ने मजाक किया, फिर भी उसे हल्का गुस्सा आया। वह घाव के बदले घाव चाहता था। वह युवक द्वारा अपने खंजर से वार करने के लिए तैयार था, लेकिन युवक को भी उसके पूरे ताकतवर हथेली के वार को झेलना होगा, और ज़ेरास अपने जीवन पर शर्त लगा सकता था कि परिणाम क्या होगा। ये चमत्कार होगा यदि उसकी हड्डियां धूल में न बदल जाएं। क्रिम्सन की आंखें सदमे और भय से चमक उठीं जब उसने ज़ेरास को देखा, जिसने धीरे धीरे अपना शरीर उसकी ओर घुमाया। उस छोटे से आदान प्रदान में क्रिम्सन ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी की घाव के बदले घाव स्वीकार करने की चुनौती स्वीकार कर ली थी, लेकिन आखिरी सेकंड में उसने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने उसका अपना जीवन चमक गया था, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही विचार आया था, मृत्यु। वह युवक के हथेली के वार से बच नहीं पाता और मर जाता।
जब वह गॉड टावर में प्रवेश करने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने से बस कुछ ही मिनट दूर था, तब उसकी मृत्यु हो गई। क्या यह एक ऐसा जोखिम था जो उसके अहंकार के कारण उठाने लायक था, क्योंकि युवक उनके बीच खड़े होने के योग्य नहीं था। बाकी बचे हुए प्रतिभाशाली लोगों में से कोई भी उसकी मौत का बदला नहीं लेगा। वे तो यहाँ तक कहेंगे कि अब वह उनके साथ शामिल हो सकता है क्योंकि उसने उसे मार दिया है। ये लड़ाई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए वह लड़ सके, ये बस इसके लायक नहीं थी, और आखिरी सेकंड में उसने खुद को कुशलता से रोक लिया और पीछे हटने का विकल्प चुना। और अब वह हर किसी की चुभती हुई नज़रों को अपने ऊपर उपहास करते हुए महसूस कर सकता था। उसका काम वाकई कायरतापूर्ण था, और इससे उसके सिर में गुस्सा भड़क उठा, लेकिन जल्द ही उसने अपने पीछे एक साधारण नश्वर की आकृति देखी। उसने उसे एक दुष्ट मुस्कान के साथ पकड़ लिया और तुरंत उसके पीछे आ गया, अपना खंजर उसके गले से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर रख दिया। बस एक साधारण मांसपेशी का खिंचाव और लड़की का सिर उसके शरीर से लुढ़क कर दूर चला जाएगा। ये कुछ ऐसा था जिसे हर कोई जानता था, क्योंकि एक साधारण मनुष्य किसी अन्य दुनिया के व्यक्ति की 0.0001% शक्ति को भी झेलने के लिए बहुत कमज़ोर था। जेरस ने भी उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था और खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। क्रिम्सन की हरकत वास्तव में उसकी स्थिति के अनुकूल नहीं थी और यह स्वाभाविक रूप से उन पर भी पड़ा। लेकिन क्या तुम जानते हो, जेरस ने अचानक कहा जब वे सभी उसकी ओर मुड़े और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखी। करो, उसका सिर काट दो। इस शब्द ने न केवल सीढ़ियों पर मौजूद हर अन्य दुनिया के व्यक्ति को हिला दिया, बल्कि फेलिसी को भी लगा कि उसका दिल जमीन पर गिर गया है। वह युवक जिसके बारे में उन्हें लगा कि उसका प्रेमी एक आदिवासी है, वास्तव में उसके सामने उसकी गर्दन काटने के लिए वोट दे रहा था। तुम धोखा दे रहे हो। सबसे ज्यादा डर स्वाभाविक रूप से क्रिम्सन को था। उसने सोचा कि अब फेलिसी के साथ वह जेरास को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि वह अपने प्रेमी की मौत नहीं चाहेगा। लेकिन अब वह व्यक्ति जिसे वह किसी और की जान से धमकाना चाहता था, उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। उसने जो किया था उसके लिए पहले से ही काफी उपहास हो चुका था, लेकिन अब यह बहुत ज्यादा था, और वह केवल ये तर्क दे सकता था कि जेरास अपनी सुरक्षा कम करने के लिए बेपरवाही का नाटक कर रहा था, ऐसा कुछ जिसके लिए वह आसानी से नहीं गिरेगा। मुझे बताओ, जेरास ने कहा जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका कटाना उसकी मुट्ठी में आ गया। उसके हाथ उसके मुंह तक पहुंच गए। कटाना के खुलने की आवाज़ गूंजी, और उसके बाद जो हुआ वह अत्यधिक मात्रा में जानलेवा आभा थी जिसने सीढ़ियों पर मौजूद सभी लोगों के दिल को हिला दिया। यह ऐसा था जैसे हत्या के इरादे का एक महासागर वातावरण में छोड़ा गया हो, जिससे हल्का भ्रम हो रहा था कि उनकी गर्दन पर एक ब्लेड रखा गया है। क्या यह अजीब नहीं होगा अगर मैं अचानक बिना किसी खास वजह के इन सीढ़ियों पर खड़े सभी लोगों के सिर काटना शुरू कर दूं? ये थोड़ा बुरा और खतरनाक लगेगा, है ना? जेरास ने गंभीर भाव से पूछा, जिससे पता चलता है कि वह वास्तव में बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था और उसके शब्द वाकई में थे। लेकिन अगर मेरे प्रेमी को मार दिया जाए तो क्या यहाँ सभी को मारना अजीब होगा? यह ज्यादा उचित लगता है ना? जेरास ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके सीने में दिल धड़क रहा है। सच तो यह है कि मैं अभी मेरे बगल में खड़े सभी प्रतिभाशाली लोगों को मारना चाहता हूं, और उन लोगों में से कुछ बेवकूफ़ों को भी जो अभी मुझे देख रहे हैं। लेकिन यह अजीब होगा अगर मैं बिना किसी ठोस वजह के अचानक आप सभी को मारना शुरू कर दूं। मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं इससे परेशान हो सकता हूं। लेकिन ये बात फीकी पड़ जाएगी अगर जिस व्यक्ति से मैंने कुछ वादा किया था उसे मुझसे दूर कर दिया जाए। तब मैं ज़्यादा आज़ाद हो जाऊंगा और मेरे काम बिल्कुल उचित होंगे। तो आगे बढ़ो कायरों, एक भी सिर गिराओ और मैं तुम्हें ये देखने पर मजबूर कर दूंगा कि कुछ 100 और लोग जल्दी से उसके पीछे आ जाते हैं। जेरस ने अपनी तलवार सीधे क्रिम्सन की ओर तानते हुए कहा, जिसके हाथ फेलोसी के सिर पर खंजर पकड़े हुए थे और अनन्य से बार बार कांप रहे थे। कुछ ऐसा था जो उसे बता रहा था कि जेरस धोखा दे रहा था। जरूर वह मजबूत हो सकता है, लेकिन क्या वह इतना मजबूत था कि वह अकेले ही शीर्ष 10 स्वर्गीय प्रतिभाओं को संभाल सके? ये बिल्कुल असंभव था। लेकिन निर्विवाद तथ्य ये था कि वह उसके एक ही हमले से लगभग मर चुका था। एक बार जब उसने फेलिसी को मार दिया तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह भी उसके पीछे कब तक जाएगा, और वह अकेला नहीं होगा। वह अपने साथ कुछ निर्दोष लोगों को घसीट कर ले जाएगा, और एक बार जब मारे गए प्रतिभाओं के विभिन्न परिवारों को पता चल जाएगा कि उनकी हत्या का कारण वह था, तो उसका कबीला मूल रूप से बर्बाद हो जाएगा और बदला लेने के लिए तुरंत मिटा दिया जाएगा। अंत में वह मौत जिससे वह बच गया था अब फिर से उसके पास आ गई थी, और इस बार उसकी गर्दन पर पहले से भी बड़ा ब्लेड लगा हुआ था। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। क्या उसे उस युवक की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए जिसका ब्लेड अभी उसकी ओर इशारा कर रहा था, जो उसके डर को छुपाने के लिए एक साधारण धोखा था, या उसे वास्तव में अपने अस्तित्वहीन गर्व को निगल लेना चाहिए और वास्तव में चीजों को जाने देना चाहिए? निर्णय लेना कठिन था, और जबकि यह सच हो सकता है कि जेरास केवल धोखा दे रहा था, क्या रे अपनी और अपने कबीले की जान दांव पर लगाना पसंद करेगा?
जेरास उसे हथेली के वार से लगभग मार सकता था। अब जब उसने अपना हथियार निकाल लिया था तो उसकी मौत निश्चित से भी ज्यादा थी। क्या ये जोखिम उठाने लायक था? और गुस्से में दांत भींचते हुए क्रिम्सन ने अपना अभिमान निगल लिया, क्योंकि उसने धीरे धीरे फेलिसी की गर्दन से खंजर निकाला और पीछे हट गया। अध्याय 717 टॉवर में प्रवेश करना। अपना अभिमान निगलते हुए क्रिम्सन फेलिसी से दूर चला गया और अनिच्छा से जेरास ने भी अपनी कटाना को म्यान में डाल लिया, इससे पहले कि उसकी आंखें अचानक सिकुड़ जाएं। उसने धीरे से अपना सिर गेट की ओर घुमाया। ये भावना सभी का ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त थी। अगले ही पल उन्होंने देखा कि गेट तुरंत एक अविश्वसनीय रूप से चमकदार रोशनी से जगमगा उठा। गेट से इतनी ताकत के साथ हवा का एक झोंका निकला कि कुछ दूसरी दुनिया के लोग तुरंत गेट से दूर फेंक दिए गए। जेरास के पैर जमीन में धंस गए। उसने खुद को भयानक गति से पीछे की ओर फिसलते हुए पाया, लेकिन उसका चेहरा जल्द ही बदल गया, क्योंकि वह तुरंत जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। फेलिसी की नज़र भी गेट की ओर गई जब उसने तेज रोशनी की चमक देखी। तीव्रता उसे अंधा करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा बदल गया जब उसने महसूस किया कि एक और दूसरी दुनिया का व्यक्ति हिंसक रूप से उसकी ओर बेकाबू होकर उड़ रहा है। हवा की सीटी उसके चेहरे पर कट लगने के लिए पर्याप्त थी, और वह केवल कल्पना कर सकती थी कि अगर वह शरीर उससे टकराता तो क्या होता। वह आधिकारिक तौर पर धूल में मिल जाती, लेकिन उसके दिमाग में जो पागल छवियां चल रही थीं वे कभी नहीं टिकी, क्योंकि उसे लगा कि वह दूसरी दुनिया के व्यक्ति के रास्ते से दूर चली गई है। उसी क्षण जेरास ने उसे रास्ते से हटा दिया और गेट की ओर देखने के लिए वापस मुड़ा। पाया कि यह लोगों को अंदर जाने के लिए पर्याप्त रूप से खुला था, और शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से कुछ जो पहले ही ठीक हो गए थे पहले ही गेट में प्रवेश कर चुके थे। तुरंत पूरी हवा अलग हो गई, क्योंकि जेरास तुरंत गेट में जगह में भाग गया, विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ते हुए, और जल्दी से पूरे क्षेत्र को रोशन करने वाली सुनहरी रोशनी में गायब हो गया। अपनी आंखें बंद करो। फेलिसी के कानों में आवाज गूंजी और उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। समय एकदम शांति में बीत रहा था। केवल एक ही आवाज उसके कानों के पास धीरे धीरे धड़कते दिल की थी, लेकिन जल्द ही वह गायब हो गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि पूरी दुनिया धीरे धीरे शांत हो रही है। और एक बार फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। अभी वह अपनी पीठ के बल लेटी हुई थी, और उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा झूमर था जो एक अजीब लेकिन जानी पहचानी नारंगी रोशनी से चमक रहा था। उसके सिर में हल्का सा दर्द हो रहा था, क्योंकि उसे लगा कि पूरी दुनिया 2-3 के समूह में दिखाई दे रही है, लेकिन जल्द ही वह अपनी स्थिति में आ गई और अपनी नज़रें उस जगह पर घुमाने लगी। स्वागत है घर में, मेरे निचले स्व। आवाज़ हॉल में गूंज उठी और फेलिसी सदमे में सुन्न हो गई। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई और पीछे देखने लगी, और जब उसने उस आकृति को देखा तो उसका दिल उसकी छाती के भीतर धड़कना बंद हो गया। नारंगी बालों और आंखों वाली आकृति एक राजसी नारंगी सिंहासन पर बैठी थी। उसकी बाहों में एक नारंगी पंखा था, जिसे उसने धीरे धीरे अपने चेहरे के चारों ओर घुमाया, अपने नारंगी बालों को अपने चेहरे के चारों ओर लहराया। तुम, फेलिसी को कहने में कठिनाई हुई। ये पहली बार था जब उसने खुद को ऐसी स्थिति में पाया था, क्योंकि उसकी नज़र के ठीक सामने कोई और नहीं बल्कि खुद वह थी। कौन? तुम कौन हो? आखिरकार वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, तभी लड़की ने उसे एक मुस्कान दी। शरारत और शिकारी वासना की एक अजीब सी भावना से भरी मुस्कान। तुम अभी भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, फेलिसी? उसने एक जानकार मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा। फेलिसी का सिर घूम गया, फिर वह तुरंत अपने घुटनों पर गिर गई। उसके सिर में अनगिनत यादें घूम रही थीं, जो जल्दी जल्दी चमक रही थीं। ओह, देर से जागना है न? लगता है कि बहुत देर नहीं हुई है, आकृति ने खुद से कहा जब उसने फेलिसी को थोड़ी देर के लिए शांत होते देखा, फिर धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। अब फेलिसी सामान्य से बिल्कुल अलग दिख रही थी। अब उसने अपनी जैसी एक हल्की मुस्कुराहट देखी, और उसकी आंखें भी उसी शिकारी नज़र से चमक रही थीं। तो क्या अब तुम्हें मेरी याद आ गई है, फेलिसी? तुम यहाँ कब से फंसी हुई हो? फेलिसी ने पूछा, जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और आकृति की ओर चली गई। अब उसका पहले का डर हवा में उड़ गया था, और वह एक अतिरिक्त आत्मविश्वासी आभा बिखेर रही थी, जिसमें डर का एक भी अंश नहीं था। अब करीब 1000 साल हो गए हैं, दूसरी फेलिसी ने कहा, जबकि फेलिसी ने उपहास और तिरस्कार में नाक बांध सिकोड़ी। तुम दयनीय हो। पूरी दुनिया अविश्वसनीय रूप से चमकदार सुनहरी रोशनी में फट गई, और जेरास को खुद अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। अगले ही पल वह खुद को तेजी से नीचे की ओर उड़ता हुआ महसूस कर सकता था, और तुरंत उसकी आंखें खुल गईं जैसे ही उसने खुद को घुमाया। आखिरी सेकंड में अपने पैरों पर उतरने में कामयाब रहा। यह आवाज़ तब हुई जब उसकी मुट्ठी ने सुनहरी कांच की सतह पर जोर से ठोकर मारी, लेकिन अजीब बात यह है कि इतनी भारी जमीन पर उतरने के बावजूद जमीन पर एक भी दरार नहीं थी। अपने चारों ओर घूमकर उसने शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से कुछ को पहचाना, जो उससे पहले उतरने में सक्षम थे। जब वह छोटे से कमरे में किसी विशेष व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाया, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जेरास को नहीं पता था कि कैसे, लेकिन अब वह इसकी पुष्टि कर सकता था।
जब वह दरवाजे में दाखिल हुआ था तो उसने महसूस किया था कि एक अजीब सी ताकत उसकी बाहों से कुछ छीन रही है, लगभग वैसे ही जैसे किसी शिशु के हाथ से चाकू छीन लिया जाता है। ये स्मृति इतनी क्षणभंगुर और अविश्वसनीय रूप से तेज थी कि ज़ेरास अब तक इसकी पुष्टि नहीं कर सका जब तक कि वह आखिरकार कमरे के चारों ओर देख नहीं पाया। अगर वह यहाँ नहीं है तो उसे कहाँ भेजा गया है? ज़ेरास ने भौहें चढ़ाकर पूछा जब उसने देखा कि हॉल में लोगों की संख्या हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ रही थी। इससे पता चला कि वे सभी यहीं ले जाए जा रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से कोई न कोई गायब था। ठीक है, कम से कम मैंने इस सब के अंत तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अब मैं यहाँ अपने मिशन पर वापस ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, ज़ेरास ने खुद से सोचा। उसने उनके सौदे को पूरा किया था और अंत में उसने वह छोटा सा उपकार भी पूरा किया था जो उसने मांगा था। जैसा कि उसने उससे पहले कहा था, अब वे आधिकारिक रूप से अपने अपने रास्ते पर चल पड़े थे, और वह जीवित रहे या मर जाए इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। और उसके चले जाने के बाद वह कम से कम अब यहीं अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। कमरे के चारों ओर देखने पर यह एक अतिरिक्त बड़े हॉल के आकार की तुलना कर सकता था। उनके नीचे की जमीन एक चिकने सुनहरे दर्पण की तरह थी जो उनकी अपनी तस्वीर को प्रतिबिंबित करती थी, और हर कदम के साथ कभी कभी सुनहरी रोशनी निकलती थी। हॉल की दीवार पर कई इंटरलॉकिंग रूनिक रेखाएं थीं जो इतनी तेजी से चमकती थीं कि किसी के लिए एक विशेष प्रकार के रून को पहचानना लगभग असंभव था, और जगह के दूर छोर पर हवा में लटकी हुई एक दिव्य प्राणी की मूर्ति थी। उस प्राणी की कुल 12 भुजाएं थीं जो एक गोलाकार प्रारूप में उसके चारों ओर फैली हुई थीं, जिसे ज़ेरास पृथ्वी पर उन स्वर्ण मूर्तियों में से एक के रूप में पहचान सकता था, लेकिन ये बहुत अलग थी। यह इस मायने में अलग थी कि इसकी त्वचा सोने की बजाय जले हुए कोयले की तरह काली थी, और मूर्ति के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी जो उसके दुष्ट स्वभाव को प्रकट करती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उस जीव के माथे पर एक रेखा थी, लेकिन अंदर से वह खोखला था। वास्तव में उसके अंदर एक आंख प्रत्यारोपित करना उचित होगा, लेकिन कुछ समझ में आने वाली बात के कारण जीव की आंख गायब लग रही थी। वह शरारत का दूत है। अचानक ज़ेरास के पीछे आवाज़ गूंजी जब उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाई, लेकिन कुछ नहीं पाया और अपने पैरों की तरफ देखने लगा, और तभी उसे आखिरकार वह आकृति दिखाई दी। यह एक स्त्री आकृति थी जिसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर थी। धीरे धीरे उसने ज़ेरास को देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया और मासूमियत से मुस्कुराई, लेकिन ज़ेरास को यह बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगा क्योंकि उसने लड़की के माथे पर एक रेखा देखी थी और वह उसके सिर को देखने के लिए पीछे मुड़े बिना नहीं रह सका। उसने कहा, ये दिखाते हुए कि उसने उसकी बात मान ली है। किंवदंती ने कहा कि इसके माथे के केंद्र में इसकी तीसरी आंख बहुत बड़ी शरारत करने में सक्षम है, जिसके कारण पूरी दुनिया एक दूसरे को नष्ट कर सकती है, और वे इसे कभी भी उससे नहीं जोड़ेंगे। लड़की ने अपनी छोटी आवाज में कहा, जबकि ज़ेरास की आंखें चमक उठीं, और उसने पूछा, इसकी आंख किसने निकाली? उसने पूछा। उसने अभी अभी उसे पुष्टि की थी कि मूर्ति में तीसरी आंख होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान में ये खोखली थी। तो फिर इसकी आंख किसने निकाली? प्रकाश के दूत, उसने धीमी आवाज में उससे कहा, जब ज़ेरास ने अपनी भौहों को ऊपर उठाते हुए उसकी ओर देखा, ये सोचकर कि अचानक ये सन्नाटा क्यों है, और लगभग जैसे कि वह उसके दिमाग का अनुमान लगा सकती थी, उसने उस दूरी की ओर इशारा किया जहां कुछ आकृतियां खड़ी थीं, जो वर्तमान में ज़ेरास और लड़की को अपनी प्रकाश बल्ब जैसी आंखों से देख रही थीं। ज़ेरास पर उनकी नज़र अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी, और यही बात उस लड़की पर उनकी नज़र के बारे में भी कही जा सकती है, जिसने ज़ेरा का हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर खींच लिया जहां वे थे। अध्याय 718 टॉवर ऑपरेशन स्पष्टीकरण। वे प्रकाश के दूतों के वंशज हैं, उसने ज़ेरास से फुसफुसाते हुए कहा जब वे काफ़ी दूर चले गए, क्योंकि ज़ेरास की आंखें कुछ सेकंड के लिए सिकुड़ गईं और फिर उसने इसे अनदेखा कर दिया, जबकि वह वास्तव में उत्सुक था कि उन्हें ये तथ्य क्यों पसंद नहीं आया कि वे उनके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उनके पूर्वजों में से एक ने शरारत के देवता की आंखें हटा दी थीं। क्या यह अच्छी बात नहीं थी? वे दूसरों द्वारा इसका उल्लेख करने पर क्यों नाराज थे? लेकिन फिर भी ज़ेरास को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, और उसने हॉल के चारों ओर अपनी नज़र जारी रखने से पहले इसे अनदेखा कर दिया। हॉल में अभी भी कोई दरवाज़ा या कोई अन्य निकास नहीं था। इससे कुछ समय के लिए पता चला वे सभी अभी भी यहाँ फंसे हुए थे, लेकिन ज़ेरास इसका कारण अनुमान लगा सकता था। वह अभी भी कुछ अन्य दुनिया के लोगों को बेतरतीब ढंग से दिखाई देते हुए देख सकता था, जिसका अर्थ है कि हर कोई पूरी तरह से दरवाजे के अंदर नहीं था। हॉल के पूरी तरह भर जाने के बाद वे शायद यहाँ होंगे, और हॉल को जल्दी से भरने में ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि कमरे में प्रवेश करने वाले अन्य दुनिया के लोगों की संख्या 0 हो गई। तभी मूर्ति के ऊपर रोशनी चमकी और एक बहुत छोटा प्राणी दिखाई दिया, एक ऐसा प्राणी जिसने ज़ेरास को भौहें चढ़ाने पर मजबूर कर दिया। यह एक मादा प्राणी थी, छोटी, मानव जैसी, जिसके 2 तितली के आकार के पंख थे। ये बिल्कुल भी किसी इंसान से अलग नहीं दिख रही थी, और इसके पंखों के हर फड़फड़ाने से इसके चारों ओर तारों की रोशनी की फुहारें पड़ रही थीं, जिससे ज़ेरास को ये परिचितता देखकर भौहें चढ़ानी पड़ रही थीं।
बेशक यह कोई और नहीं बल्कि एक परी थी। उसने सोचा था कि वे पृथ्वी पर पौराणिक प्राणी हैं, लेकिन कौन अनुमान लगा सकता था कि वह भी ऊपरी क्षेत्र में एक को देखेगा। स्वागत है जागृत करने वालों भगवान के टॉवर में, उसने घोषणा की। उसकी आवाज़ असामान्य रूप से उसके दिखने से बड़ी थी और उनमें से हर एक ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। ज़ेरास के विपरीत, जो उसे देखकर आश्चर्यचकित था, अन्य अन्य दुनिया के लोग उसके आकार से उतने आश्चर्यचकित नहीं हुए। वे शायद अब से पहले ही उसके बारे में जानते थे और इसने उसे सामान्य से ज़्यादा परेशान कर दिया। और क्या है जो वे सभी जानते हैं जो उसे अभी भी पता नहीं था? ज्ञान का लाभ कुछ ऐसा नहीं था जिसे आसानी से ताकत से कम किया जा सके। स्वागत है प्रतिभागियों भगवान के टॉवर परीक्षण की एक और शताब्दी में। एक परीक्षण जहां आपके हर सपने सच हो सकते हैं यदि आप इसके शीर्ष पर चढ़ने की हिम्मत करते हैं। एक टॉवर जहां कुछ भी असंभव नहीं है। खेती के मैनुअल, युद्ध तकनीक, भगवान के स्तर के खजाने, औषधीय इलाज, आप जो कुछ भी चाहते हैं वह इस टॉवर के भीतर मौजूद है और यह सब आप मुफ्त में ले सकते हैं। आपको बस सबसे ऊंचे टॉवर पर पहुंचना है और आपको वह सब मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। वादों के साथ समय बर्बाद किए बिना मैं उन लोगों के लिए प्रक्रिया का एक त्वरित संशोधन करूंगा जो केवल पहली बार इस टॉवर में शामिल हो रहे हैं, परी ने पुकारा। सबसे पहले, इस टॉवर में कुल 9 मंजिलें मौजूद हैं और हर टावर फ्लो अपने आप में एक परीक्षा है जिसे पास करना जरूरी है, तभी कोई अगले ऊंचे फ्लो पर जा सकता है। नीचे जाना असंभव है, आप केवल ऊपर चढ़ सकते हैं। हर टावर चुनौती को पूरा करने के बाद आपको एक रिवॉर्ड रूम में ले जाया जाएगा जिसमें आपकी कुछ गहरी इच्छाएं होंगी। वहां आप अपने रिवॉर्ड ले सकेंगे, जो भी आपको पसंद हो और जो भी आप चाहते हो। मूर्ख मत बनो, यह उतना आसान नहीं है जितना उसने बताया, छोटी लड़की ने अचानक उससे फुसफुसाते हुए कहा, जबकि ज़ेरास ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उसे वापस फुसफुसाया। ओह सच में? हाँ, ज्यादातर समय प्रत्येक टावर पर टेस्ट पास करने के बाद आपको वास्तव में रिवॉर्ड रूम में ले जाया जाएगा। लेकिन आप सिर्फ यह नहीं चुन सकते कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप जो चाहते हैं दूसरे भी वही चाहते हैं। यह एक खूनी संघर्ष होगा क्योंकि हर कोई पहले से ही जानता है कि टावर में कौन से सबसे अच्छे रिवॉर्ड रखे गए हैं और निश्चित रूप से इसके लिए लड़ेंगे। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम टावर ट्रायल के बजाय किसी और के ब्लेड से मर जाओगे, उसने गंभीरता से चेतावनी दी, जबकि ज़ेरास ने अपने सिर में थोड़ा गुनगुनाया। उसके शब्दों का मतलब समझ में आया। खेती करने वाले लालची थे और जो आप चाहते हैं दूसरे भी चाहते हैं। अंत में ये सबसे अच्छी क्षमता वाले व्यक्ति पर निर्भर करेगा और यह केवल बड़े पैमाने पर रक्तपात करके ही निर्धारित किया जा सकता है। ये भी ध्यान दें कि टॉवर का इनाम वाला भाग केवल 1 घंटे के लिए उपलब्ध है, जिसके बाद आपको अगले परीक्षण के लिए टेलीपोर्ट किया जाएगा। यदि आप अगले टॉवर पर नहीं जाना चाहते हैं तो आपको बस वहां से जाने की इच्छा करनी है और अगले ही पल आप टॉवर से गायब हो जाएंगे और बाहर उतर जाएंगे। लेकिन इसका उपयोग केवल इनाम वाले कमरे में ही किया जा सकता है, परीक्षण के मैदान में नहीं, उसने जारी रखा और लड़की ने एक बार फिर उसके हाथ पर थपथपाया। ये हमारी विशेष बचत है। एक बार जब आप इनाम के लिए लड़ाई के कारण अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा मारे जाने वाले होते हैं तो आपको बस उस जगह से गायब होने की इच्छा करनी होती है। इसका मतलब है कि जिनके पास खजाना है वे इसे लेकर गायब हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वे अगली मंजिल पर जाने का मौका खो देंगे। लेकिन फिर भी ये तब काम आ सकता है जब आप मौत के दरवाजे पर हों। आपका जीवन किसी इनाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? उसने ज़ेरास से फुसफुसाते हुए कहा, जिसने सिर हिलाया। वह एक बार फिर सही थी। इसके अलावा ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर इनाम वाला कमरा हमेशा अपने से नीचे वाले कमरे से 2 गुना बड़ा होता है। यह इनाम या खजाने के ग्रेड के लिए सही है। ये हमेशा निचली मंजिल वाले कमरे से 2 गुना बेहतर होगा। इसलिए मैं सभी को सलाह दूंगा कि वे जितनी दूर तक चढ़ सकते हैं उतनी ही मंजिलों पर चढ़ने की कोशिश करें। एक शक्तिशाली खजाना आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त हो सकता है। लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं परीक्षण की कठिनाइयां भी बढ़ती जाती हैं, पुरस्कारों की तरह, और अगर आप परीक्षणों में मर जाते हैं तो आप वास्तव में मर जाते हैं और आपको कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता है। अध्याय 719, एक शानदार पहला परीक्षण। भले ही टॉवर परीक्षणों और पुरस्कार कक्ष दोनों में मृत्यु का खतरा था, लेकिन कोई भी छात्र बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था, जिससे ज़ेरास को पता चला कि हर कोई पहले से ही संचालन के बारे में अच्छी तरह से जानता था। कुछ और चीजें जो उल्लेखनीय नहीं थीं, उन्हें भी परी ने समझाया और जल्द ही वह एक निष्कर्ष पर पहुंची, जल्दी से सब कुछ समेटकर। एक बार जब वह समझाने के बाद समाप्त हो गई तो उसने पतली हवा से एक कर्मचारी निकाला और आकाश में एक रून बनाना शुरू कर दिया। एक रून जो जल्दी से बड़ा हो गया जब तक कि यह एक विशाल भंवर में बदल नहीं गया, जिसने उस स्थान पर मौजूद सभी लोगों पर एक अंधेरा बल पैदा कर दिया। ये पहले टॉवर का पोर्टल है। परीक्षण का नाम ईरी रियल्म कैस है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और इन शब्दों को याद रखें।
झगड़े से दूर रहें और वापसी का पीछा करें, उसने पतली हवा में गायब होने से पहले जोर से पुकारा और तुरंत ज़ेरास की आंखें उसके अंतिम शब्दों पर सिकुड़ गईं। झगड़े से दूर हटो और पीछे हटो, इसका क्या मतलब है? उसने छोटी लड़की की ओर मुड़ने से पहले सोचा, जिसकी भौहें भी सिकुड़ी हुई थीं, लेकिन जल्द ही ज़ेरास की ओर मुड़ी और उसे जवाब दिया। परी का आखिरी शब्द परीक्षण को पास करने की कुंजी है, लेकिन सोच समझकर इसे हल करना कभी आसान नहीं होता। लोग टॉवर में जाने के बाद बेहतर समझ सकते हैं, इसलिए यह अभी भी प्राथमिकता रखता है, उसने उसे जवाब दिया। ज़ेरास के गुनगुनाने के बाद तुरंत भंवर की खींचने वाली शक्ति बहुत बढ़ गई और शक्तिशाली रूप से वे सभी जल्दी से अंदर चले गए और एक विशाल भंवर में गायब हो गए जो जल्द ही उनमें से हर एक को निगलने के बाद बंद हो गया। ज़ेरास के पैर के ज़मीन से संपर्क करने पर एक हल्की आवाज़ हुई और वह झुककर नीचे उतरा। उसकी सतर्क आंखें तेजी से जगह के चारों ओर स्कैन कर रही थीं और उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि वह कहाँ है। उसके आगे, पीछे और चारों ओर हरियाली का एक अंतहीन घास का मैदान था। अपना सिर ऊपर उठाकर वह एक सुंदर नीला बादल देख सकता था और उस जगह की हवा धीरे धीरे उसके कपड़ों को उसके चारों ओर उड़ा रही थी। अभी वह खुद एक हरी पहाड़ी के सामने खड़ा था, जिससे उसके नीचे का पूरा क्षेत्र बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था और वह कुछ अन्य दुनिया के लोगों को हरे घास के मैदान में फैले हुए देख सकता था। ठीक उसी की तरह वे सभी अपरिचित वातावरण को देख रहे थे। सूंघना, सूंघना। 2 बार सूंघने के बाद ज़ेरास ने हवा के बारे में कुछ अलग महसूस करने की कोशिश की, लेकिन यह हमेशा की तरह ही था। और फिर उसने इसे चखने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली, लेकिन यह अभी भी सामान्य महसूस हुआ। जमीन पर झुकते हुए उसने अपना हाथ छोटी हरी घास पर घुमाया और वह इसे महसूस कर सकता था जैसे वह अपने शरीर को महसूस कर सकता था। यह निश्चित रूप से वास्तविक है, यह कोई भ्रम नहीं है, उसने निष्कर्ष निकाला। तो वास्तव में परीक्षण क्या होने वाला है? ज़ेरास ने खुद से पूछा, दूसरों की तरह चारों ओर देखते हुए, लेकिन बिल्कुल भी अंतर नहीं था। तभी अचानक ज़ेरास की नाक ऊपर उठी और वह फिर से सूंघने लगा। जल्दी से उसकी नाक ने उसे अपना सिर पीछे की ओर घुमाने के लिए प्रेरित किया, दूर की ओर देखते हुए, और ज़ेरास का चेहरा सिकुड़ गया क्योंकि उसे मृत और घृणित गंध महसूस हुई जो वहां थोड़ी बहुत रह गई थी और वह महसूस कर सकता था कि ये दूर से आ रही थी। ये गंध, क्या यह एक लाश है? ज़ेरास ने सोचा, अपनी आंखों को दूर तक सिकुड़ते हुए। पहाड़ी पर होने के कारण वह जमीन पर किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर देख सकता था और यही कारण था कि वह बादल के दूर छोर पर फैली हुई गहरी काली और खूनी लाल लकीर को जल्दी से देख पाया। लेकिन जो बात चौंकाने वाली थी वह ये थी कि लाल बादल तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था और उस पर लाल बारिश भी हो रही थी जो हरी घास के मैदान पर खून की बारिश कर रही थी। ये तो अजीब है, उसने सोचा। लाल बारिश के प्रभाव को देखने के लिए अपनी आंखों पर जोर डाला और जल्दी ही ज़ेरास की छाती धड़कने लगी जब उसने देखा कि हरी घास अचानक से सड़कर काले रंग की हो गई, जीवन के सभी चिन्ह खो बैठी। और फिर उसने देखा कि सूखी बंजर जमीन अचानक से उखड़ गई और बड़े बड़े कंकाल जैसे हाथ मिट्टी को चीरने लगे। बेवकूफ़ी से ज़ेरास ने देखा कि कैसे विशालकाय लाशें ज़मीन से बाहर निकलने लगी, जल्दी से खुद को इकट्ठा करने लगी और लाल रंग की बारिश से देखा गया फर्श टूटने लगा जिससे बड़े बड़े मरे हुए दानवों का रास्ता बन गया। उनकी आभा, यह असंभव है, ज़ेरास ने चौंक कर कहा और 1 सेकंड और इंतजार किए बिना वह पीछे मुड़ा और उसके पैरों के नीचे की पहाड़ी टूट गई, एक जोरदार धमाके के साथ ज़मीन पर गिर गई क्योंकि सभी अन्य दुनिया के लोगों ने दूर से तेजी से भागते हुए एक आकृति को देखा। भागो, इससे ज्यादा कुछ कहे बिना ज़ेरास ने अपनी सारी ऊर्जा यथासंभव दूर भागने की कोशिश में झोंक दी। बेशक भले ही ज़ेरास ने सभी को भागने की चेतावनी दी थी, लेकिन अन्य दुनिया के लोगों में से कोई भी 1 इंच भी नहीं हिला और इसके बजाय उस क्षेत्र को घूरता रहा जहां से ज़ेरास भाग रहा था। जब उन्होंने अजीब पर्यावरणीय स्थिति को देखा तो उनकी आंखें भी सिकुड़ गईं, लेकिन जब उन्होंने टाइटन्स को जमीन से उठते देखा तो उनमें से अधिकांश की छाती जमीन पर गिर गई। 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा, बेमिसाल आतंक का एक अमित दानव। इसकी त्वचा सड़ चुकी थी और धब्बेदार हो गई थी, जिससे शापित काली हड्डी और नसें दिखाई दे रही थीं। दुष्ट हरे रंग की आग के सुलगते गड्ढों जैसी आंखें प्रकाश को भेद रही थीं, जिससे पूरी दुनिया एक अपवित्र और भयानक, बीमार रोशनी में डूबी हुई थी। उनके हर कदम से धरती में कंपन होने लगा, जमीन खुद ही डर से पीछे हटी हुई लग रही थी और उसमें से जीवन के सभी निशान मिट रहे थे। दांतेदार, पीले और उनके गुफानुमा मुंह से निकलने वाली चीखें हड्डियों को कंपा देने वाली चीखें निकाल रही थीं जो हजारों खोई हुई आत्माओं की आवाज़ों के साथ गूंज रही थीं। बगीचे में धीरे धीरे बहने वाली सामान्य हवा की जगह जल्दी ही काले बादल के आने से बदल गई और लाल रंग की बारिश की जगह जल्दी ही सड़ांध की बदबू ने ले ली जिसने हवा को किनारे तक भर दिया, जिससे कुछ दूसरी दुनिया के लोगों का दम घुट गया। वे सभी अमर पद पर हैं। एक अन्य दुनिया के व्यक्ति ने आखिरकार भयानक शब्द कहे। शक्तिशाली प्रतिभाओं के चेहरे पीले पड़ गए। भागो, अध्याय 720, रिवॉर्ड हॉल। भागो, भागो। तभी वे सभी अंततः चेतावनी को समझ गए और तुरंत भागो की आवाज हवा में भर गई क्योंकि सभी प्रतिभाएं तेजी से बाहर की ओर भाग गईं, तुरंत भाग गईं।
वास्तविक जीवन में अमर रैंक पर उनमें से जितने लोग थे उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता था, और अब उन पर क्षेत्र के प्रभाव के साथ बहुमत ने पहले ही अपनी शक्तियों को आधा कर दिया था। इसने उनमें से सबसे मजबूत प्रतिभा को छद्म गैलेक्सी रैंक पर बना दिया और उनमें से अधिकांश केवल ब्रह्मांड स्तर पर रैंक कर सकते थे। दुनिया में वे अमर टाइटन्स के 100,000 मीटर से अधिक का सामना कैसे कर सकते थे? प्रतिरोध बिल्कुल व्यर्थ होगा, और यह कुछ ऐसा था जो उनमें से सबसे घमंडी भी जानता था, इसलिए वे जल्दी से भागने लगे। लेकिन टाइटन्स खुद बिल्कुल भी धीमे नहीं थे। एक कदम में अविश्वसनीय रूप से विशाल दूरी तय की गई और जल्द ही वे छात्रों को पकड़ने लगे, जिसका परिणाम मृत्यु तक की लड़ाई थी, क्योंकि विभिन्न प्रतिभाशाली लोग जो पकड़े गए थे अपनी शक्ति के साथ लड़े, अपने हथियार निकाले और टाइटन्स के साथ युद्ध का आदान प्रदान किया। दहाड़, युद्ध की चीखें और अन्य दुनिया के लोगों की तीखी चीखें गूंज उठीं, क्योंकि पूरी दुनिया एक ही झटके में नरक में बदल गई। कुछ अन्य दुनिया के लोग दौड़ने में अविश्वसनीय रूप से धीमे थे और जल्दी ही पकड़े भी गए। भयावह रूप से उन्हें जमीन पर बुरी तरह से कुचल दिया गया या उन पर पैर रख दिया गया, जिससे वे धमाके के साथ फट गए। हवा में खून और हड्डियों के छींटे उड़ गए और भागने वाले लोग और भी डर गए। हवा में उड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि टाइटन्स बहुत लंबे थे। उन्होंने हर जगह कवर किया और सभी को आगे बढ़ाया। हम उनसे कभी नहीं भाग सकते, हम केवल लड़ सकते हैं। एक व्यक्ति जो कुछ घंटों से भाग रहा था, उसने बाकी लोगों को चिल्लाकर बताया कि टाइटन्स अभी भी उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनमें से 1/4 का सफाया हो चुका है। अगर यह हमेशा के लिए जारी रहने वाला था तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे जल्द ही पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। भागने और अंत में मरने के बजाय क्यों न एक साथ मिलकर लड़ें? जो लोग भागने से थक चुके थे उनमें से अधिकांश ने उनकी बात सुनी और जल्दी से और अधिक लोगों को इकट्ठा किया और एक दूसरे का समर्थन किया। जल्द ही दूसरे दुनिया के लोगों ने अपनी शक्ति को तुरंत भड़काया, अपनी सभी गुप्त तकनीकों को सक्रिय किया, और अगले ही पल पूरी दुनिया इंद्रधनुषी रोशनी का साम्राज्य बन गई, क्योंकि आकाश में अंधेरा तुरंत दूर हो गया। उनकी आभा ने सब कुछ जला दिया और एक बार फिर आकाश में सुनहरे सूरज को रास्ता दिया। लड़ाई, धमाका धमाका धमाका। दूसरे दुनिया के लोगों और टाइटन्स के बीच एक पागलपन भरी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें वे अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। पहले तो लड़ाई निरर्थक थी, लेकिन जल्द ही दौड़ की टीमवर्क बढ़ने लगी और यह एक बराबरी की लड़ाई में बदल गई। खून के छींटे, टाइटन्स जमीन पर गिर गए और जमीन में गहरे गड्ढे बन गए। पूरा घास का मैदान एक क्रूर युद्ध क्षेत्र में बदल गया, जहां दूसरे दुनिया के लोगों और गिरे हुए टाइटन्स की लाशें बिछी हुई थीं। लेकिन अराजकता से दूर एक आकृति एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी, जो बस एक दिलचस्प नज़र से दूर की ओर देख रही थी। बेशक यह कोई और नहीं बल्कि ज़ेरास था। टाइटन्स को सबसे पहले देखने के बाद उसने तुरंत अपने पैरों में अपना सब कुछ डाल लिया और बस भाग गया। अब वह पूरी तरह से शारीरिक रूप से थक चुका था और उसके कपड़ों से पसीना टपक रहा था, क्योंकि उसने अपने शरीर को इतना हिलाया था। लेकिन अभी वह इस बात से सहमत हो सकता था कि उसका चुनाव वाकई सही था। हालांकि वह वास्तव में थक चुका था, कम से कम उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। टाइटन्स अब आगे नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि वे सभी दूसरे दुनिया के लोगों का सामना कर चुके थे और वर्तमान में उनसे लड़ रहे थे। टाइटन की प्रगति की तरह बारिश और बादल भी उस क्षेत्र में रुक गए थे और अब आगे नहीं बढ़ रहे थे, और इसका मतलब है कि ज़ेरास फिलहाल आज़ाद था। ज़ेरास के लिए कुछ घंटे जल्दी ही बीत गए और दूसरी दुनिया के लोगों और टाइटन्स के बीच लड़ाई अभी भी गर्म थी जब ज़ेरास ने कुछ देखा। सूरज एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा, काले बादल की काली परतों को भेदते हुए, और जैसे ही यह टाइटन्स पर चमका वे सभी वापस धूल में बदलने लगे। जल्दी ही इसने पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया, मौजूद हर एक टाइटन को मिटा दिया, और हरी घास भी एक बार फिर से जमीन पर दिखाई देने लगी। जमीन की मृत और सड़ी हुई आभा जल्दी ही फीकी पड़ गई, उसकी जगह एक अच्छी आभा ने ले ली। टाइटन्स के गायब होते ही ज्यादातर दूसरी दुनिया के लोग खुशी के आंसू बहाते हुए घुटनों के बल गिर पड़े, जबकि कुछ खुशी से बेहोश हो गए। अपने जीवन में कभी भी उन्हें ऐसे नरक से गुजरने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा था, जो खुद को उन लोगों से मारे जाने से बचा सके जो उनसे 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। ये निश्चित रूप से कुछ भयावह था, क्योंकि एक भी गलती आसानी से उनके अंत का कारण बन सकती थी। लेकिन अंत में वे इसे पार करने में सक्षम थे, और जल्दी से सूरज की रोशनी सभी क्षेत्रों पर चमकने लगी, क्योंकि अन्य दुनिया के लोग गायब होने लगे। और यही बात ज़ेरास के बारे में भी कही जा सकती है, जो पतली हवा में गायब हो गया। सफलतापूर्वक उन्होंने पहला परीक्षण पूरा किया। अपनी आंखें एक बार फिर खोलने पर ज़ेरास ने खुद को एक बड़े सुनहरे कमरे में पाया। सुनहरी रोशनी ने उसे कुछ देर के लिए अंधा कर दिया, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो अंदर एक खास रोशनी चमक उठी। अभी उसके सामने हवा में लगभग 50 वस्तुएं तैर रही थीं, सभी को विशेष कांच के आवरण में रखा गया था। वे वस्तुएं हवा में तैर रही थीं, दीवार की तरह व्यवस्थित थीं, और मैनुअल से लेकर खेती की तकनीक, अजीबोगरीब कलाकृतियां, हथियार और कई अन्य वस्तुएं थीं जो उसे लगभग ललचाने वाली थीं।
लेकिन वह अकेला नहीं था, तुरंत कई अन्य दुनिया के लोग पुरस्कारों की ओर दौड़ पड़े और उसके बाद जो हुआ वह मेरा और मुझे वह दे दो, तुम खूनीहीनता की गर्जना थी। अजीब बात यह है कि उनके पहले की सभी चोटें ठीक हो गई थीं और अब वे पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा से भरे हुए थे। यह अराजकता थी और प्रत्येक बॉक्स में रखे विभिन्न पुरस्कारों को देखने के बाद जेरास ने धीरे से अपना सिर हिलाया और पीछे हट गया और जहां लड़ाई हो रही थी उससे बहुत दूर संगमरमर की जमीन पर बैठ गया। अंत में उसने कोई कदम न उठाने और बस देखने का फैसला किया।